Hello students, yesterday we were discussing the method of achieving the phase matching. So method of achieving the phase matching using the uh, angle tuning. Angle tuning we have learnt, and the next is the temperature tuning. So by temperature tuning we can achieve the um, phase matching. Okay, so uh, temperature tuning. So whenever the k vector and the optic axis are neither parallel nor perpendicular to each other, जब भी k वेक्टर और ऑप्टिक एक्सिस जो हैं वो ना तो एक दूसरे के पैरेलल हों और ना ही जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव्स दे टेंड टू डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर. तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी वेव्स होती हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं. ओके, and because the direction of energy flow, that is the pointing vector, and the k vector are not parallel, क्योंकि जो डायरेक्शन है एनर्जी फ्लो की वो और k वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो पैरेलल नहीं है. ओके, सो इस वजह से जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव्स हैं इन दे टेंड टू डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर. So due to this limits the crystal length over which harmonic conversion can occur. तो इस वजह से जो क्रिस्टल लेंथ होती है वो क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. ठीक है, एंड जिसके की द्वारा हार्मोनिक कन्वर्जन होना है वो जो है वो लेंथ जो है वो क्या हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है. एंड हेंस also the amount of harmonic power that can be generated according to this intensity I3 equals to C cube mu naught power 4 I2 square I1 I2 L2 L square 2 pi upon 2 pi eta 1 eta 2 eta 3 lambda 3 square into sin square delta KL by 2 upon delta KL by 2 का whole square. So this equation इस equation के according जो क्रिस्टल लेंथ इसके अकॉर्डिंग जो है अमाउंट ऑफ हार्मोनिक पावर जो है जनरेट की जाती है दिस इक्वेशन के अकॉर्डिंग. सो द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे एसेंशियली डाइवर्जेस फ्रॉम द बीम पाथ, सो द इफेक्ट इज रेफर्ड टू एज द वॉक ऑफ. तो इसको हम वॉक ऑफ कहते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो है वो डाइवर्ज हो जाती है बीम पाथ से. ठीक है, तो ये जो वॉक ऑफ है इसको प्रोड्यूस करने का फेज मैचिंग in conditions for condition in which walk off is present. जब walk off present हो तो उस condition के लिए जो phase matching है वो दूसरे method से भी की जाती है. So वो method जो है आपका temperature tuning. So second means of producing phase matching for conditions in which walk off is present is that of the temperature tuning. तो temperature tuning एक ऐसा method है जिसकी वजह से जिसको यूज़ करके फेस मैचिंग जो है प्रोड्यूस की जाती है, इवन जो है उसमें वॉक ऑफ भी प्रेजेंट हो. वॉक ऑफ यानी कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है वो अपनी बीम पाथ से क्या हो जाए, डाइवर्ज हो जाए. ओके, सो इन सम क्रिस्टल्स द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन द क्रिस्टल टेम्परेचर. किन्हीं किन्हीं क्रिस्टल्स में जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्रिस्टल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. दस to achieve the phase matching at a specific wavelength, the temperature of the crystal is adjusted to a specific value and held constant to obtain the optimum harmonic conversion. So phase matching achieve करने के लिए ओके, फेज मैचिंग अचीव करने के लिए स्पेसिफिक वेवलेंथ पे फेस मैचिंग को अचीव करने के लिए टेम्परेचर जो होता है क्रिस्टल का उसको एडजस्ट किया जाता है कि स्पेसिफिक वैल्यू पे. ओके, एंड ये कांस्टेंट रखा जाता है ऑप्टिमम हार्मोनिक कन्वर्जन को ऑब्टेन करने के लिए. ठीक है, तो होता क्या है इसमें टेम्परेचर ट्यूनिंग में non-linear crystal is placed in an oven and heated to a temperature where its birefringence exactly compensates for the dispersion. So ये नॉन लीनियर क्रिस्टल जो है वो ओवन में रखा जाता है और हीट किया जाता है या कूल किया जाता है और एक टेम्परेचर तक
जहाँ पर कि इसका बाय रेफरेंस जो है वो एग्जैक्टली कंपनसेट करता है डिस्पर्शन के लिए। ओके, सो ये जो है आपका ये मेथड था फेज मैचिंग का। एक मेथड हम कल पढ़ चुके हैं, वो था एंगल ट्यूनिंग, और दूसरा मेथड है टेम्परेचर ट्यूनिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास है इसमें टाइप्स ऑफ फेज मैचिंग। सो फेज मैचिंग में जो फेज मैचिंग है इसके टाइप्स कितने टाइप के हैं, कितने टाइप के होते हैं फेज मैचिंग? दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका टाइप फर्स्ट फेज मैचिंग और दूसरा होता है आपका टाइप सेकंड फेज मैचिंग। ओके, तो टाइप फर्स्ट फेज मैचिंग क्या होता है, पहले हम इसके थोड़ा सा बेसिक इनमें डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो टाइप फर्स्ट फेज मैचिंग में क्या होता है कि बोथ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 यानी कि जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज हैं दे हैव दी सेम पोलराइजेशन, यानी कि दोनों के जो दोनों फ्रिक्वेंसी की जो पोलराइजेशन है वो सेम होंगी। ठीक है, सेम पोलराइजेशन के होंगे वो। एंड दिस इज फॉर सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन वेयर ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा 2, जहाँ पर कि ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा 2 था। ठीक, सो फॉर अ पॉजिटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल eta e is greater than eta 0। eta e यहाँ पे जो है ग्रेटर देन है eta 0 से, यानी कि पॉजिटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल। उसके लिए जो कंडीशंस हैं टाइप फर्स्ट फेज मैचिंग की, वो कंडीशंस हैं eta 3 0 ओमेगा 3 इक्वल्स टू eta 1 e ओमेगा 1 प्लस eta 2 e ओमेगा 2। एंड फॉर अ नेगेटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल जहाँ पर कि ईटा ए इज लेस देन ईटा 0 होता है, सो द कंडीशंस विल बी ईटा 3 ई ओमेगा 3 इक्वल्स टू ईटा 1 0 ओमेगा 1 प्लस ईटा 2 0 ओमेगा 2। टाइप सेकंड फेज मैचिंग जो है इसमें क्या है, इसके जो मतलब मैं तुम्हें केवल एक डिफरेंस बता रही हूँ अभी। तो टाइप सेकंड फेज मैचिंग जो है इसमें व्हेन पोलराइजेशन ऑफ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, यहाँ पर सेम नहीं होंगे पोलराइजेशन, दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर सम एंड डिफरेंस जो फ्रिक्वेंसी जनरेशन है उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो फेज मैचिंग कंडीशंस क्या हैं इसमें, यानी कि टाइप सेकंड फेज मैचिंग के लिए फेज मैचिंग कंडीशन है कि पॉजिटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल के लिए जो है, पॉजिटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल के लिए ईटा 3 0 ओमेगा 3 इक्वल्स टू ईटा 1 0 ओमेगा 1 प्लस ईटा 2 ई ओमेगा 2 होता है। ठीक है, और नेगेटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल के लिए ईटा 3 ई ओमेगा 3 प्लस ईटा 1 ई ओमेगा 1 प्लस ईटा 2 0 ओमेगा 2 होगा। ओके, तो ये इसकी जो है डिफरेंसेस हैं टाइप फर्स्ट फेज मैचिंग में और टाइप सेकंड फेज मैचिंग में। ओके, तो टाइप फर्स्ट फेज मैचिंग होता क्या है, बेसिकली इन विच द फंडामेंटल लाइट इज इन द ordinary polarization of the non-linear crystal and the second harmonic light is generated in the extraordinary polarization, यानी कि फंडामेंटल लाइट जो होगी वो टाइप फर्स्ट फेज मैचिंग की बात कर रहे हैं हम, टाइप फर्स्ट फेज मैचिंग की बात कर रहे हैं। इसमें फंडामेंटल लाइट जो है, फंडामेंटल लाइट वो ऑर्डिनरी पोलराइजेशन में होगी, ऑर्डिनरी पोलराइजेशन, ordinary polarization of the nonlinear crystal। ओके, एंड सेकेंड हार्मोनिक लाइट जो होगी, यानी कि सेकेंड हार्मोनिक लाइट जो कि जनरेशन, जिसका की जनरेशन होगा, जो क्रिएटेड होगी, सेकेंड हार्मोनिक लाइट, सेकेंड हार्मोनिक लाइट जो होगी दैट इज जनरेटेड इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोलराइजेशन। ओके, सो फंडामेंटल लाइट जो है टाइप फर्स्ट फेज मैचिंग में क्या होता है, फंडामेंटल लाइट इज इन ऑर्डिनरी पोलराइजेशन ऑफ द नॉन लीनियर क्रिस्टल एंड सेकेंड हार्मोनिक लाइट इज जनरेटेड इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोलराइजेशन। ठीक है, जबकि टाइप सेकेंड फेज मैचिंग जो है इसमें क्या होता है,
कि द फंडामेंटल इज इवनली डिवाइडेड बिटवीन द ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोलराइजेशंस। जो टाइप सेकंड फेज मैचिंग में क्या होगा, फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल लाइट इज इवनली डिवाइडेड। तो फंडामेंटल लाइट evenly divided, it is evenly divided between the ordinary and extraordinary polarization. Okay, extraordinary polarization. ठीक है। सो टाइप सेकेंड जो है, टाइप सेकेंड फेज मैचिंग is more efficient than type first phase matching. Okay, so जो ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड्स के फॉर टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड फेज मैचिंग की, उनको हम ऐसे शो कर सकते हैं। जो टाइप फर्स्ट फेज मैचिंग है उसके लिए जो ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो क्या क्या हैं। एक तो आप देखो ये है, ठीक है, दिस इज़ फॉर फंडामेंटल वेव। इसको हम कहेंगे, ये जो शो कर रहा है वो है, एक मिनट, इसको हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये है, सो दिस इज द फंडामेंटल वेव in ordinary polarization, ordinary polarization. Okay, and the second, sorry, this is the second harmonic wave, second harmonic wave in extraordinary, extraordinary ऐसे लिख दूँ मैं शॉर्ट में, पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये आपकी फंडामेंटल वाली है, और ये आपकी जो है सेकेंडरी, सेकेंड हार्मोनिक वेव है, जिसकी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें शोन है, इस फिगर में बताई गई। ठीक है, ऐसी टाइप सेकेंड जो फेज मैचिंग है उसमें उसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं टाइप सेकेंड वाले में। ये अभी तक टाइप फर्स्ट के लिए था। टाइप सेकेंड में दिस इज दी फंडामेंटल, ठीक है, मैं पूरा लिख रही हूँ, फंडामेंटल वेव इन, ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, EO, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोलराइजेशन। ठीक है, ओके, और ये वाली, दिस इज, ये है सेकेंड, ऐसे लिख देती हूँ मैं, सेकेंड हार्मोनिक वेव इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ओ लिख रही हूँ मैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। ठीक है, एंड इसमें फंडामेंटल वेव इन ऑर्डिनरी पोलराइजेशन वो है ये, दिस इज फंडामेंटल वेव इन ऑर्डिनरी पोलराइजेशन। ओके, तो ये फंडामेंटल वेव है इन ऑर्डिनरी पोलराइजेशन, और ये वाली आपकी फंडामेंटल वेव है इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोलराइजेशन, और जो ये वाली है वो है सेकेंड हार्मोनिक वेव इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोलराइजेशन। ओके, सो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड फेज मैचिंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं वो इस तरीके से
दिखा सकते हैं हम फिगर से. नाउ दी हायर हार्मोनिक्स. जो फेज मैचिंग है इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं. इफ द सेकंड हार्मोनिक पावर जनरेटेड एट पॉइंट पी बी is out of phase with the second harmonic power generated at point A. ये दोनों जो हैं वो A पॉइंट और B पॉइंट पे सेकंड हार्मोनिक पावर जनरेटेड हैं, लेकिन दोनों अलग अलग पॉइंट पे जनरेटेड हैं. अगर वो जो हैं इंटरफेयर करते हैं डिस्ट्रक्टिवली एंड रिजल्ट इन अ टोटल ऑफ 0 सेकंड हार्मोनिक फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा. ठीक है, सम जो है इसका 0 होगा. तो इफ द क्रिस्टल इज नॉट phase matched, the second harmonic generated at nearly every point in the crystal will be cancelled by a second harmonic wave from another point. तो इसलिए जो ये फेज़ मैचिंग इसका इम्पोर्टेंस है कि फेज़ मैचिंग क्यों इम्पोर्टेंट है. अगर फेज़ मैचिंग जो है हम नहीं करवाएंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. ओके, तो 0 सेकंड हार्मोनिक वेव जो है जनरेट होगी. तो 0 हमें तो कुछ आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इनकी जो है फेज़ मैचिंग करवानी ज़रूरी है. ये जो डिफरेंट पॉइंट से निकलते सेकेंड हार्मोनिक वेव जो जनरेट हो रही है उन वो आउट ऑफ फेज ना होकर के इन फेज हो. ठीक है, नेक्स्ट इज दी हायर हार्मोनिक्स. तो हायर हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक लाइट, it can be generated with an arrangement similar to SHG, second harmonic generation. Okay, as shown in the figure. इस फिगर में आप देख सकते हो थर्ड हार्मोनिक जनरेशन, थर्ड हार्मोनिक जो लाइट है इट कैन बी जनरेटेड विद एन अरेंजमेंट लाइक SHG. ओके, but phase matching requirements make it impossible to generate the third harmonic in a single step in a crystal. बट जो फेज़ मैचिंग जो अभी हमने पढ़ा है कि फेज़ मैचिंग इम्पॉर्टेंट है, तो फेज़ मैचिंग जो है वो एक इतना आसान काम नहीं है. सो ये जो है इस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड बनाता है कि थर्ड हार्मोनिक वेव को, मतलब थर्ड हार्मोनिक लाइट को जनरेट करना. एक सिंगल स्टेप में हम किसी क्रिस्टल से थर्ड हार्मोनिक वेव जनरेट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल. सो अ टू स्टेप प्रोसेस इज कॉमन. तो टू स्टेप प्रोसेस होगी. So the second harmonic wave is generated in the first crystal and is then mixed with the fundamental in the second crystal to produce the third harmonic. ठीक है, तो क्या होता है इसमें कि सेकंड हार्मोनिक जो वेव है वो कैसे जनरेट होगी, पहले फर्स्ट क्रिस्टल में. ठीक है, तो फर्स्ट क्रिस्टल में सेकंड हार्मोनिक वेव जो है वो जनरेट होगी SHG के द्वारा. इसमें KDP में क्या होगा, सेकेंड हार्मोनिक वेव जनरेट होगी एंड देन इट इज़ मिक्सड विद द फंडामेंटल. और जो फंडामेंटल वेव है आ रही है जो ये 1.06 माइक्रोमीटर वेव लेंथ की, इसके साथ क्या होगी, ये मिक्स होगी. ठीक है, और मिक्स होने के बाद फंडामेंटल के साथ मिक्स होने के बाद ये सेकेंड क्रिस्टल से सेकेंड क्रिस्टल पे जो है इंसिडेंट होकर के ये प्रोड्यूस करेगी थर्ड हार्मोनिक वेव. ठीक है, तो सेकेंड क्रिस्टल आपका ये KDP. ठीक है, तो यहाँ मिक्सिंग हुई इसकी. तो ये 0.53 माइक्रोमीटर वेव लेंथ वाली जो लाइट है वो 1.06 माइक्रोमीटर वाली माइक्रोमीटर वेव लेंथ वाली लाइट, यानी कि फंडामेंटल लाइट के साथ मिक्स होकर के, और उसके बाद जो है वो थर्ड हार्मोनिक वेव को जो है जनरेट करती है. ओके, तो ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये 2 स्टेप प्रोसेस है. एंड सिमिलरली फोर्थ, फिफ्थ एंड हायर हार्मोनिक्स कैन ऑल्सो बी जनरेटेड. ठीक है, इसी तरीके से जो है हम थर्ड ऑर्डर हमने देखा तो फोर्थ, फिफ्थ, हायर हार्मोनिक्स कैन ऑल्सो बी जनरेटेड, बट द इफिशियंसी ऑफ दीज प्रोसेसेस इज जनरली क्वाइट लो. इनकी इफिशियंसी जो है वो बहुत कम हो जाती है. ठीक है,
एंड इवन हायर हार्मोनिक्स जो होती हैं लेजर्स की, दे हैव बीन जनरेटेड एक्सपेरिमेंटली भी जनरेट हो चुकी हैं, बट पर्पस ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स वाज मोर टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन लीनियर मीडिया देन टू जनरेट यूजफुल अमाउंट्स ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ लाइट। ठीक है, तो इनका यूज़ ज़्यादातर जो है नॉन लीनियर मीडिया जो होती है उनकी प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज दी ऑप्टिकल पैरामेट्रिक ऑसिलेशन। तो ऑप्टिकल पैरामेट्रिक ऑसिलेशन क्या है? सो ऑप्टिकल पैरामेट्रिक जो ऑसिलेशन है, इसको पढ़ने से पहले हमने नॉन लीनियर इंट्रैक्शंस हमने डिस्कस किए हैं, एंड हमने ये भी देखा है कि एनर्जी ऑफ वन और मोर फोटॉन्स इनटू अ सिंगल मोर एनर्जेटिक फोटोन कंबाइन होता है। ठीक है ना, एंड कंबाइनिंग एनर्जी कंबाइन होती है वन और मोर फोटॉन्स की एक सिंगल फोटोन में। ठीक है, और मोर एनर्जेटिक फोटोन शॉर्टर वेव लेंथ का जो है हमें मिलता है, बट प्रोसेस कैन ऑल्सो वर्क द अदर वे। ये प्रोसेस जो है कुछ अदर तरीके से भी की जा सकती है। सो द एनर्जी इन वन फोटोन कैन बी डिवाइडेड अमंग टू न्यू फोटॉन्स। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एनर्जी जो है एक फोटोन की, उसको डिवाइड कर सकते हैं दो नए फोटॉन्स में। सो दैट इज़ व्हाट हैपन्स इन द ऑप्टिकल पैरामेट्रिक ऑसिलेटर। इसी को हम यही जो है ऑप्टिकल पैरामेट्रिक ऑसिलेशन होता है, जो उसमें यही होता है कि एक एनर्जी का फोटोन जो है उसको डिवाइड कर सकते हैं दो नए फोटोन बनाने में। ठीक है, तो दो नए फोटोन बनाने में एक जो एनर्जी है, तो इसमें एक एनर्जी का फोटोन जो है, इसकी एनर्जी मतलब सिंपल सी बात है, जो दो नए फोटोन जनरेट होंगे उनमें डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसकी एनर्जी जो है वो जनरेटेड जो नए फोटोन है उनकी एनर्जी के इक्वल है। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मस्ट होल्ड हेयर अमंग द फोटोन्स। ठीक है, सो एच सी अपॉन लेमडा वन जो होगा, यानी कि ई वन जो होगा, ई वन इक्वल्स टू होगा ई टू प्लस ई थ्री। अब ई वन जो वो क्या होगा, एच सी अपॉन लेमडा वन, एच सी अपॉन लेमडा टू प्लस एच सी अपॉन लेमडा थ्री। ओके, सो ऑप्टिकल पैरामेट्रिक ऑसिलेटर जो है वो क्या है, एक ऑसिलेटर है। अनलाइक अदर एग्जांपल्स ऑफ नॉन लीनियर ऑप्टिक्स, ओपीओ, ओपीओ कह रहे हैं इसको शॉर्ट में, ऑप्टिकल पैरामेट्रिक ऑसिलेटर। सो ओपीओ मस्ट हैव मिरर्स, इसमें जो है मिरर्स होने चाहिए लाइक अ लेज़र टू फॉर्म एन ऑप्टिकल रेजोनेटर। जैसे लेज़र में होते थे ना मिरर्स, वैसे ही जो ऑप्टिकल पैरामेट्रिक ऑसिलेटर है इसमें भी क्या होने चाहिए, क्योंकि ऑसिलेटर है ये एक। ठीक है, और इसमें भी जो ओपीओ है उसमें भी क्या होने चाहिए, मिरर्स होने चाहिए। ठीक है, सो दिस फिगर शोज अ सिंगली रेजोनेंट ओपीओ, सॉरी ये वाला फिगर, this figure shows a singly resonated optical parametric oscillator in which only one wavelength called the idler सॉरी ये नहीं, ये वाली है, ये वेवलेंथ इडलर वेवलेंथ, जिस जो कि लेमडा थ्री जो वो वाली वेवलेंथ है उसको हम इडलर वेवलेंथ कह रहे हैं। सो कॉल्ड द इडलर एंड इट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर्स। ये जो यहाँ पे ये मिरर लगे हुए हैं, ठीक है, ये मिरर लगे हुए हैं, ये ठीक है। तो एक जो उसमें वेवलेंथ है जिसको हम इडलर कहते हैं, इट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर्स। और जो डबली रेजोनेंट ओपीओ होते हैं, ये तो केवल सिंगली रेजोनेंट ओपीओ है। तो जो डबली रेजोनेंट ओपीओ होते हैं उसमें बोथ पंप lambda 1 and the idler lambda 3 they are reflected and only signal lambda 2 is transmitted। lambda 2 जो है उसमें क्या होता है, ट्रांसमिटेड होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखेंगे आप lambda 2 एंड lambda 1 जो है वो दोनों ट्रांसमिट हो रहे हैं और lambda 3 इडलर जो है वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस था
जो इसमें डबली रेजोनेंट ओपीओ और सिंगली रेजोनेंट ओपीओ में होता है, ठीक है। सो द आउटपुट वेवलेंथ, ये जो आउटपुट वेवलेंथ है आउटपुट वेवलेंथ ऑफ ये हम जो ये बना रखा है मैंने डायग्राम, ये तो है आपका सिंगली रेजोनेंट ओपीओ का, ठीक है। डबली रेजोनेंट ओपीओ का जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से होगा। दिस इज लेजर रॉड, नॉन लीनियर क्रिस्टल है ये, और फिर से यहाँ एक मिरर होगा, ठीक है। ये मिरर ऐसे ही है, सॉरी, ओके। तो यहाँ इस केस में जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ दिस डबली रेजोनेंट ओपीओ, जो वेवलेंथ होगी यानी कि आउटपुट वेवलेंथ जो लैम्डा 2 होगी, वो कितनी होगी? लैम्डा 2 इक्वल्स टू होगी लैम्डा 1 लैम्डा 3 अपॉन लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 1, ठीक है। ये होगी लैम्डा 2 इक्वल्स टू लैम्डा 1 लैम्डा 3 upon lambda 3 minus lambda 1. But lambda 2 is not uniquely determined by this equation because lambda 3 can have any value. lambda 3 की जो है कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए lambda 2 इससे कोई ज़रूरी नहीं कि इसी से डिटरमाइन की जा सकते हैं। इसका मतलब क्या ये है कि ओपीओ जनरेट करेगा बहुत ज़्यादा कई वेवलेंथ की लाइट को जनरेट करेगा? सो आंसर इज यस, बट ओनली वन वेवलेंथ एट अ टाइम, ठीक है। तो एक वेवलेंथ एट अ टाइम, एक वेवलेंथ को जनरेट करेगा, बिकॉज ओनली वन वेवलेंथ इज फेज मैच्ड एट अ टाइम, क्योंकि एक ही वेवलेंथ जो है वो फेज मैचिंग करेगी, एक टाइम पे एक वेवलेंथ जो है वो फेज मैच करेगी, ठीक है। सो इट इज़ द कैपेबिलिटी टू जनरेट मैनी वेवलेंथ्स दैट मेक्स एन ओपीओ इम्पॉर्टेंट। इसलिए जो ओपीओ की इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है कि ये जो है इट जनरेट्स मैनी वेवलेंथ्स, ठीक है, एंड वी कैन ट्यून एन ओपीओ टू जनरेट द वेवलेंथ वी वांट। तो हम इसको ट्यून भी कर सकते हैं जो हमें वेवलेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। So if we want light whose wavelength is 1.48 micrometer for example, so we can generate it with an OPO, ठीक है। तो अगर हमें जो है ऐसी वेवलेंथ की लाइट चाहिए, वेवलेंथ ये वाली वेवलेंथ की लाइट चाहिए, तो हम इसको जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ OPO, ऑप्टिकल पैरामेट्रिक ऑसिलेटर, ओके। एंड विच वॉज पम्प्ड बाय एन एनडी याग लेज़र, जिसको कि हम एनडी याग लेज़र के द्वारा जो है पंप कर सकते हैं, ओके। तो फेज मैच्ड वेवलेंथ्स जो होती हैं ओपीओ की, वो चेंज की जा सकती हैं बाय एडजस्टिंग दी नॉन लीनियर क्रिस्टल्स टेम्परेचर और एंगल। तो जैसे हमने पढ़ा था कि फेज मैचिंग जो है वो कैसे अचीव की जा सकती है, टेम्परेचर ट्यूनिंग या एंगल ट्यूनिंग से। तो टेम्परेचर या फिर एंगल ट्यूनिंग से जो है हम ओपीओ की फेज मैच्ड वेवलेंथ्स जो है उनको हम चेंज कर सकते हैं, ओके। सो दिस फिगर शोज, जो यहाँ फिगर दिखा रखा है, दिस figure shows the tuning curve. This figure shows the tuning curve, okay, tuning curve of an angle tuned NdYAG pumped LiNbO3 lithium niobate NdYAG pumped lithium niobate क्रिस्टल का है ये, और ये जो है एक ट्यूनिंग कर्व है, ठीक है, जो कि एंगल ट्यून है, एंगल ट्यून तरीके से इसमें फेज मैचिंग अचीव की है। तो ये लिथियम नाइट्रेट ओपीओ का जो है वो ट्यूनिंग कर्व का फिगर है, ओके, जो कि एनडीआर पंप के द्वारा पंप की गई है। सो इफ द प्रोपोगेशन एंगल, यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप, इफ द प्रोपोगेशन एंगल, प्रोपोगेशन ये एंगल है यहाँ पर, और ये यहाँ वेवलेंथ है, ठीक है, ये है एंगल, और यहाँ जो है वो लैम्डा वेवलेंथ है। तो आप देख सकते हो कि इफ द प्रोपोगेशन एंगल इज with respect to the crystal's optic axis is 46 degree,
लगभग जो है वो 46 डिग्री। तो 46 डिग्री जब प्रोपगेशन एंगल है तो सिग्नल एंड इडलर वेवलेंथ विल बी अबाउट 1.6, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो जो इडलर वेवलेंथ एंड सिग्नल वेवलेंथ जो होगी वो अबाउट 1.6 एंड 3.1, ये ठीक है, 3.1 माइक्रोमीटर है रिस्पेक्टिवली सिग्नल एंड इडलर वेवलेंथ्स, ठीक है। सिग्नल वेवलेंथ ये वाली हो गई और इडलर वेवलेंथ ये वाली, वैसे कोई भी ले सकते हैं हम, सिग्नल ये वाली, इडलर या इडलर ये, सिग्नल ये, हमें अभी इट इज़ आर्बिट्रेरी विच वन इज़ कॉल्ड द सिग्नल एंड विच इज़ कॉल्ड द इडलर, ठीक है। तो ये था आपका ऑप्टिकल पैरामीट्रिक ऑसिलेटर, और फेज़ मैचिंग कैसे अचीव की जा सकती है उसका दूसरा पार्ट था ये, कि कैसे टेम्परेचर ट्यूनिंग के द्वारा हम फेज़ मैचिंग अचीव की कर सकते हैं, एंड टाइप्स ऑफ फेज़ मैचिंग, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। ओके, थैंक यू।